जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हिंदी साहित्य की कोचिंग करनी है, हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध पढ़नी है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का, जिसमें आपको ट्रिकी तरीके से विस्तृत अध्ययन करा के, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगवा के, डाउट सॉल्यूशन करवा के, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों वो ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों आज हम डाउट्स वाले कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साय में धूप ये किसकी रचना है? साय में धूप की रचनाकार कौन है या काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आप नॉर्मली सा क्वेश्चन लगाते हो दोस्तों दुष्यंत कुमार, लेकिन एक डाउट्स यहां पर है, एक रचना और पूछी जाती है दोस्तों सीढ़ियों पर धूप में। एक रचना और पूछी जाती है, कौन सी? सीढ़ियों पर धूप में। इस प्रकार से अगर रचना आपसे पूछ ली जाए कि सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना आपसे पूछ ली गई तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। साय में धूप और सीढ़ियों पर धूप में, अब ये धूप का चक्कर आपको कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, तो इसको याद रख लेना। बोले हम सीढ़ियों पर धूप में खड़े हैं क्योंकि हमारी रघुवीर सहाय करते हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। और साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की रचना है, याद रख लेना। साय में धूप की रचनाकार दुष्यंत कुमार और सीढ़ियों पर धूप में रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा भूषण कृति के रचनाकार। कई बार ये रचना पूछी गई, भाषा भूषण कृति किसकी है आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों कई लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां पर भूषण दिया है तो कई लोग भूषण लगाए आते हैं, लेकिन याद रख लेना कि भाषा भूषण कौन है। बोले आपके आसपास कोई जसवंत नाम का लड़का हो या जसवंत कोई आपके आसपास हो परिवार में, बोले हमारे जसवंत तो भाषा भूषण हैं। बोले भाषा भूषण जसवंत से हैं, भाषा भूषण जसवंत से हैं। ठीक है, जबकि भूषण की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, तो भूषण से कंफ्यूज नहीं होना। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि थे दोस्तों, है ना। और इनका जो दोस्तों वास्तविक नाम था वो क्या था? घनश्याम नाम था, है ना। और इन्हें सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भाषा भूषण एक कृति किसकी है? जसवंत सिंह की। ओके, डाउट्स नंबर क्लियर हो गया। आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा? आपसे पूछा जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? आदि काल को आरंभिक काल नाम किसने दिया आपको बताना है, तो कमेंट में लिखिए। दोस्तों यहां भी कंफ्यूज होता है आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में। ठीक है, तो यहां आपको कैसे याद रख लेना? बोले सर ये मिश्र बंधु तीन भाई थे, ये मिश्र बंधु तीन भाई थे और तीनों आरंभ से साथ में रहे। कौन? मिश्र बंधु तीन भाई थे, तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, इसलिए मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा वो होगा मिश्र बंधु। क्या होगा? मिश्र बंधु। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त, क्योंकि जब हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं? श्री गणेश करो। बोले श्री गणेश करो, यही बोलते ना, श्री गणेश। तो प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश बोलते हैं, तो गणेश से क्या हो जाएगा? गणपति, है ना, गणपति चंद्रगुप्त। और मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे तो आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर करो। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? कई बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर कैसेट फंस जाती है। एक तो दोस्तों अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा द्वैताद्वैतवाद। अब बोले सर ये द्वैत आया, हम कैसे याद करेंगे? तो यहां पर याद रखो, द्वैतवाद को याद मत रखो, सबसे पहले याद रखो अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बोले अद्वितीय है। कौन? शंकर। शंकर अद्वितीय है, तो अद्वितीय से क्या बनेगा? अद्वैत। अद्वैत और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? बोले शंकर अद्वितीय है, इसलिए शंकराचार्य। फिर आपसे पूछा जाएगा द्वैताद्वैत।
द्वैत, ठीक है। तो द्वैताद्वैतवाद के कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो कौन है, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क से क्या बनेगा, नींबू, नींबू। बोले सर हम नींबू देत देत थक गए, पड़ोसी को नींबू देत देत थक गए। देत देत से क्या बनेगा, द्वैताद्वैत, और देत देत क्या थक गए, नींबू। तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे, निम्बार्काचार्य, है ना। द्वैताद्वैत के निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। तो आपसे द्वैतवाद पूछा जाएगा तो आप सीधा याद बता देना, मध्वाचार्य। बोले सर द्वैताद्वैत याद हो गया, अद्वैत हो गया, तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य, है ना। और माधव बोले हमें देत हैं, माधव देत हैं, देत है माधव की नहीं, तो याद रख लेना द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, है ना। और दोस्तों पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन या शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था किसने, वल्लभाचार्य ने, है ना। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, ठीक है। इनको याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप यहां से किस में उत्तर लगाओगे, कमेंट में आप बता दीजिए। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है दोस्तों तुलसीदास, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जातीय कवि किसे कहा जाता है, जातीय कवि, क्योंकि आपको पता है कि बच्चन सहने दोस्तों, बच्चन सहने विद्यापति को जातीय कवि कहा। तो जातीय कवि कहा जाता है विद्यापति को, और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चन सेन ने जातीय कवि किसे कहा, तो आप विद्यापति लगाना। एक क्वेश्चन और आता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति। अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है, अभिनव जयदेव, विद्यापति। कवि कुलशेखर किसे कहा जाता है, तो विद्यापति, है ना। ये विद्यापति है जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है, लेकिन हिंदी का जातीय कवि तो कौन है, तुलसीदास, है ना। याद रख लेना, इन्हें तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह भी कहा जाता है, रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है, किसको, तुलसीदास को। इनको याद रख लेना। इनकी रचनाओं की और मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। इनकी रचनाओं में दोस्तों इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, किसकी, तुलसीदास की। अब 12 प्रमाणिक रचनाओं में जिन रचनाओं में राम और मंगल लिखा मिल जाए आपको, इन 12 प्रमाणिक रचनाओं में से राम और मंगल लिखा मिल जाए, मतलब समझ लेना कि वो अवधी भाषा की हैं। राम और मंगल लिखे मिल जाए, जैसे दोस्तों जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसे राम, है ना, रामज्ञा प्रश्न। तो राम और मंगल लिखा मिले तो अवधी, और राम और मंगल लिखे ना मिले मतलब उसकी भाषा ब्रज होगी। कौन सा मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है, तो ये 4 विकल्प हैं। अगर आपसे बनता है नहीं है, आपसे पूछा गया तो चयन करिए। आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताना है इसका। मनोविश्लेषणवादी जो लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, वो कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है मनोविश्लेषणवादियों में जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, ईलाचंद्र जोशी का नाम आता है, अज्ञेय का नाम आता है, और डॉक्टर देवराज का नाम भी आता है। यहां कंफ्यूजन क्या बनता है, नंद दुलारी वाजपेयी और ईलाचंद्र जोशी में। कभी कभी लोग ईलाचंद जोशी लगाते हैं, कभी कभी लोग नंद दुलारी वाजपेयी लगाते हैं। याद रख लेना दोस्तों, है ना। क्या याद रखोगे, बोले सर मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं है पूछा गया था, तब आपका उत्तर नंद दुलारी वाजपेयी। ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है, ये तो स्वस्थवादी हैं, ये तो स्वच्छंदतावादी हैं। कौन, नंद दुलारी वाजपेयी, है ना। इनको आपको याद रखना। बोले नंद तो स्वच्छंद रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वच्छंद रहना चाहिए, इस प्रकार से। तो नंद दुलारी वाजपेयी स्वस्थवादी, स्वच्छंदतावादी हैं, है ना। बाकी ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है और गलत भी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। अभी पंजाब मास्टर कैडर में ये प्रश्न आया था कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। अब ऐसे 4 विकल्प दिए थे। तो दोस्तों पहला कंफ्यूजन तो यही है कि यहां पर बनारसीदास चतुर्वेदी दिया है, तो कई लोग तो आंखें बंद करके बनारसीदास चतुर्वेदी में टिक कर देंगे, बोले यही है। लेकिन आपको वास्तविकता पता है ना। यहां पर इस प्रकार के अगर विकल्प दिए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है, तब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। इनको आपको लिखना है दोस्तों, इनको आपको याद करना है। ये डाउट्स नंबर अपना 2 है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्ध कथानक है ये 1641 की मानी जाती है दोस्तों, है ना। और इससे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। किसको, अर्ध कथानक को। ऐसे आपको याद रख लेना,
अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, ऑप्शन में अर्ध कथानक है तो आपको अर्ध कथानक लगा देना है, ठीक है। और ऑप्शन में अर्ध कथानक नहीं है, मेरी आत्म कहानी है बाबू श्याम सुंदर दास की, तो आपको मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास की लगानी है, क्योंकि दोस्तों ये हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है बाबू श्याम सुंदर दास की। कौन सी? मेरी आत्म कहानी। पंजाब मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन आया था और यहां पर जो उत्तर माना गया था वो बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार हैं, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर ये उत्तर सही माना गया था, ठीक है। तो आपको याद रख लेना कि बाबू श्याम सुंदर दास ने 1941 में मेरी आत्म कहानी लिखी थी, जबकि 1641 में लिखी थी किसने? बनारसी दास जैन ने अर्ध कथानक, है ना। इनको अपन को याद रख लेना दोस्तों। अब देखते हैं डाउट्स नंबर 3। एक क्वेश्चन और आता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आप यहां कंफ्यूज होते हो। एक तो आप दोस्तों भयानक रस में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, और एक दोस्तों अद्भुत रस में आप कंफ्यूज होते हो, है ना। आपको पता है अद्भुत रस का स्थायी भाव माना जाता है विस्मय या फिर आश्चर्य, है ना। बोले अद्भुत आश्चर्य है, हमने देखा अद्भुत आश्चर्य देखा, अद्भुत विस्मय देखा, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो तो विस्मय या आश्चर्य होता है। लेकिन यहां बीभत्स पूछा गया, कई लोग बीभत्स रस का लगा आते हैं आश्चर्य, याद रख लेना। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउट्स वाला प्रश्न है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। और कुछ लोग अद्भुत का पूछा जाता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है या बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो कुछ लोग आश्चर्य लगा के आ जाते हैं, डाउट्स, है ना। ये जुगुप्सा है बीभत्स रस का, इसे घृणा भी कहा जाता है, घृणा, है ना। जबकि दोस्तों अद्भुत रस का जो माना जाता है विस्मय या फिर आश्चर्य, और भयानक रस का भय माना जाता है। इन पे आपको याद रख लेना, यहां से तीनों रसों से अगर स्थायी भाव पूछा जाता है तो इन तीनों रसों से ही पूछा जाएगा, भयानक, अद्भुत और बीभत्स, इनके स्थायी भाव आपको आने चाहिए, ठीक है। एक पति के नोट्स की रचनाकार कौन है? ये किसकी रचना है? तो यहां पर आपको याद रख लेना दोस्तों, एक पति के नोट्स की रचनाकार कौन है? महेंद्र भल्ला। एक पत्नी के नोट्स की रचनाकार कौन है? तो ममता कालिया। और एक कस्बे के नोट्स की रचनाकार कौन है? तो नीलेश रघुवंशी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक पति के नोट्स भल्ला, महेंद्र भल्ला, बोले पति के नोट्स किसी को दिए तो भल्ला भल्ला पढ़ेंगे पति के, और पत्नी के नोट्स अगर किसी को दिए तो पत्नी फिर कालिया बन जाएगी, कालिया। तो पत्नी के नोट्स ममता कालिया और दोस्तों एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर एक पति के नोट्स पूछा गया, इसलिए आपका महेंद्र भल्ला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउट्स होता है इन प्रश्नों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अभी तक आपको इतना ही पता था कि पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। लेकिन अब आपको याद रख लेना कि पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की तो है ही, साथ ही दोस्तों रांगे राघव की भी कहानी पंच परमेश्वर है। तो पंच परमेश्वर कहानी किन दो लेखकों की है? एक तो प्रेमचंद जी की भी कहानी है और दूसरी रांगे राघव की भी कहानी है, ठीक है। तो डाउट्स नंबर दोस्तों आपका 5 यहां पर क्लियर होता है। पंच जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति दोस्तों कई बार पूछी जाती है ना। एक पंक्ति होती कि जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। तो ये जाति ना पूछो साधु की और जाति पाति पूछे नहीं कोई, इसमें बहुत डाउट्स आता है आप लोगों को, है ना। तो ये जातु ना पूछो साधु की, ये तो दोस्तों कबीरदास की पंक्ति है। कौन सी? जाति ना पूछो साधु की। और एक जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों रामानंद की। अब यहां हरि आए, हरि, तो हरि कौन थे? बोले सर हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। ये हरि तो कौन थे? बोले सर राम थे, राम, हरि भगवान थे, है ना। तो राम से क्या बनेगा? रामानंद। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है रामानंद की। और जाति पाति पूछो नहीं कोई, है ना, ये जाति ना पूछो साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, ये पंक्ति कबीरदास की है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला डाउट्स अपन देखते हैं दोस्तों, यहां पर भक्ति द्रविण उपजी लाई रामानंद। अब यहां क्या कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन आपके अंदर आता है। यहां रामानंद लिखा है
तो आप रामानंद लगा देते हो कि ये पंक्ति रामानंद की है, जबकि आपको पता है कि भक्ति दक्षिण में उपजी थी। रामानंद उत्तर भारत में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। लेकिन दोस्तों ये पंक्ति जो है भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंदे, ये कबीरदास की पंक्ति है। ये रामानंद के बारे में कही गई, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, तो रामानंद के बारे में कही गई, तो ये रामानंद तो नहीं कहेंगे, कौन कहेंगे, कोई और कहेगा। कोई और में कौन आता है, वो आते हैं कबीर, है ना। तो भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति दोस्तों कबीरदास द्वारा कही गई है। ये पंक्ति रामानंद के लिए कही गई है ना। याद रखते ना, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद, है ना। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार शेख तकी इनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो एक भी आपको याद रख लेना, है ना। तो ये भी आपका डाउट्स क्लियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है। दोस्तों यहां एक डाउट्स है, एक तो पूछा जाता है आप तो कविता के नए प्रतिमान, है ना, कविता के नए प्रतिमान, और दूसरा पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ये कविता के नए प्रतिमान। तो इसको याद रख लेना है, नई कविता के प्रतिमान यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता के नए प्रतिमान यानी कि नामवार से हैं। अब कैसे याद रखोगे इसको, आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर क्या आ रहा है, कविता के नए प्रतिमान, और कविता किसी का क्या है, नाम है। कविता किसी का नाम होता कि नहीं होता ना, तो एक कविता सबसे पहले आए, मतलब एक कविता किसी का नाम है, तो ये रचना किसकी होगी, नामवार से की, भूलना नहीं। और यहां पर नई कविता, नई पहले आ रहा है, तो हम नई नई लक्ष्मी को पकड़ते हैं, है ना। जो अपने पास रखी है वो तो रखी है, बाकी हम नई नई लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश करते, लक्ष्मी को बोले नई नई लक्ष्मी आ जाए, तो नई नई लक्ष्मी, तो नई पहले आया यानी कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता पहले आई यानी कविता किसी का नाम है, तो ये रचना किसकी होगी, नामवार से की। ठीक है, डाउट्स क्लियर, ऐसे ही डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे, राष्ट्र कवि कहा जाता है दिनकर को। किसे कहा जाता है, दिनकर को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, है ना, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। लेकिन महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को कहा था किसने, दिनकर जी ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। कभी ऐसा आपसे पूछा जाए कि महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना दिनकर, और राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है। हार की जीत कहानी दोस्तों इसके रचनाकार आपको पता होगा, बोले सर आपको ज्यादा पता है सुदर्शन की। हार की जीत कहानी का कि आपने पढ़ी होगी बाबा भारती वाली, तो आपको ज्यादा पता है सुदर्शन की, तो आप सुदर्शन लगा के आओगे। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हार की जीत कहानी प्रेमचंद की भी है। किसकी भी है, प्रेमचंद जी की भी है। बोले प्रेम में भी हार की जीत होती है ना। सुदर्शन तो आपको पता ही है। तो ये दोनों लेखकों के द्वारा दोस्तों, हार की जीत प्रेमचंद की द्वारा भी लिखित है और सुदर्शन द्वारा लिखित भी कहानी है, दोनों की कहानी है ना, दोनों की कहानी, प्रेमचंद की भी और सुदर्शन की भी। कौन सी, हार की जीत। ठीक है, डाउट्स क्लियर, हार की जीत कहानी आपको पता चल गया। अब यहां पर दोस्तों अपने कितने 5 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही दोस्तों डाउट्स वाले प्रश्न आपके पास अगर हैं तो आप कमेंट में लिखें। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको अभी तक यही पता है कि पूस की रात जो कहानी है वो किसकी है। तो अगर आपसे बनता है तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आना चाहिए और उत्तर हो जाता है क्या, प्रेमचंद, है ना। ये आपने पढ़ा है, पूस की रात की रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, पूस की रात के बाद, है ना, पूस की रात के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर लगाओगे, बादशाह हुसैन रिजवी। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में प्रेमचंद भी हो सकता है। पूस की रात के बाद की रचनाकार कौन है, तो कई लोग कंफ्यूज होकर प्रेमचंद लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है पूस की रात तो प्रेमचंद की है, तो ये पूस की रात के बाद यानी कि ये भी प्रेमचंद की ही होगी। ऐसा नहीं करना। पूस की रात कहानी ये प्रेमचंद जी की है दोस्तों, और पूस की रात के बाद ये बादशाह हुसैन रिजवी की है, बादशाह हुसैन रिजवी की। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अपन को समझना है
क्लियर करना है। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये आपको याद रख लेना, तेरी मेरी उसकी बात। मैंने कई बार आपको बताया है कि तेरी मेरी उसकी बात ये जो रचना है दोस्तों ये किसकी है? यशपाल की। मैंने याद भी करवाया, बोले तेरी मेरी उसकी बात यश को मत बताना। किसको नहीं बताना? यश को। तो यश से क्या बनेगा? यशपाल, है ना। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल को मत बताना, ऐसे करके। तो ये तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी की रचना है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कोठरी की बात, कोठरी की बात। बोले सर कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? कोठरी की बात अपन बोलते हैं ना, कोठरी की बात है ये कैसी रहनी चाहिए? अज्ञे, किसी को पता नहीं होनी चाहिए, अज्ञे रहनी चाहिए, है ना। तो कोठरी की बात ये जो दोस्तों कहानी संग्रह है ये किसका है? अज्ञे जी का, है ना। और तेरी मेरी उसकी बात ये जो रचना है ये दोस्तों किसकी है? यशपाल जी की। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके क्लियर होते हैं यहां पर। अगला डाउट्स देखते हैं, अगला हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी को पता है कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना सरहपाद को, सभी को पता है। लेकिन डाउट्स क्या है वो देखो। डाउट्स क्या है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? बोले सर श्राप का चार, श्राप का चार। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कौन है? देवसेन। इसके रचनाकार कौन है? देवसेन। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। जब आपसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो आता है उत्तर श्राप का चार। इसके रचनाकार कौन है? देवसेन। और जबकि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। बोले सर ये हिंदी के प्रथम कवि हैं और ये हिंदी की प्रथम रचना है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको याद रख लेना कि सरहपाद ने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ना कि कोई रचना लिखी थी, इसलिए इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा गया। और हिंदी की जो प्रथम रचना लिखी थी वो देवसेन ने लिखी थी, इसलिए श्राप का चार को हिंदी की प्रथम रचना कहा गया। तो हिंदी की प्रथम रचना श्राप का चार देवसेन कृत 933 ईस्वी की मानी जाती है दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया है ना। इसमें जैन धर्म से संबंधित है, श्रावक धर्म का इसमें दोस्तों चित्रण किया गया है। और इस सरहपाद ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्हें कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि और अधिकांश विद्वानों ने माना। जबकि दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना था, है ना। जबकि स्वयंभू आपको पता है कि इनकी एक रचना है पयोमचर्यु। पयोमचर्यु ये राम काव्य पर आधारित महाकाव्य माना जाता है, पयोमचर्यु, है ना। और ये दोस्तों स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, जबकि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, है ना। बात करें चंद्रबरदाई की तो ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई, इनका ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को अपन को याद रख लेना। इस दोस्तों त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है। डाउट्स यहां होता है, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। एक क्वेश्चन आता है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, जबकि नागार्जुन को आपका पता है दोस्तों कि नागार्जुन का जो है क्या वास्तविक नाम था इनका? नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ। जबकि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था इनका? वासुदेव। किसका? त्रिलोचन का। त्रिलोचन का वास्तविक नाम था वासुदेव और नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ। और ये नागार्जुन आपको पता है यात्री नाम से लिखते थे, यात्री नाम से मैथिली में, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ। ठीक है, और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव, है ना। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हरिऔध को अपन जानते हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, इनका ग्रंथ महाकवि प्रथम दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते कौन? हरिऔध जी, है ना। इनका हिंदी खड़ी बोली का जो दोस्तों आप जानते हैं खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। तो हरिऔध जी इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता। तो यहां पर डाउट अपना था कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ। कई लोग त्रिलोचन के चक्कर में वैद्यनाथ लगा देते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अगला डाउट है प्राकृत पेंगलम, ये रचना भी कई बार पूछी जाती है। तो यहां पर दोस्तों दो चीजें आती हैं, दो में डाउट्स होता है, एक तो लक्ष्मीधर में और एक बंशीधर में। बंशीधर, लक्ष्मीधर। तो यहां आपको डाउट्स याद रख लेना है। प्राकृत पेंगलम
प्राकृत पेंगलम ये जो ग्रंथ है ये लक्ष्मीधर का है। किसका है? लक्ष्मीधर का। जबकि बंशीधर ने प्राकृत पेंगलम की क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। आपसे पूछा जाए प्राकृत पेंगलम की टीका के रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बंशीधर। ठीक है, अपूर्ण कुछ रचनाएं पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, निम्न में से बताइए। ठीक है, तो आज आपसे पूछा गया कि प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। 4 विकल्प हैं, मंगलसूत्र, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन। इनमें से आपको बताना है दोस्तों, आपने पूरे के पूरे उपन्यास पढ़े हैं इनके। गोदान इनका उपन्यास है, ग्रामीण जीवन का इसे महाकाव्य कहा जाता है, यथार्थवादी उपन्यास है। कर्मभूमि इनका उपन्यास है, सेवा सदन और मंगलसूत्र भी है। तो इसमें से एक पूछा जाता है कि इनका अपूर्ण या अधूरा उपन्यास कौन सा है, तब आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है दोस्तों कि इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये अधूरा या अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर कहां चला जाएगा? ए नंबर, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे। कितने उपन्यास लिखे? 3। 3 में सबसे प्रथम इनका जो उपन्यास था वो था कौन सा? कंकाल। ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो कंकाल। एक पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनने 3 उपन्यास ही लिखे, है ना। अब 3 में दोस्तों इनका इरावती, कंकाल और तितली, ये तीनों उपन्यास इनकी माने जाते हैं। जबकि अपूर्ण आपसे पूछा गया कि अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है इरावती। और इरावती दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, ऐतिहासिक उपन्यास, और ये कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है, बताइए। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर है देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का दोस्तों अपूर्ण उपन्यास माना जाता है कौन सा? भूतनाथ। और इसको पूर्ण किया था इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको क्या किया था? पूर्ण किया था। और ये देवकीनंदन खत्री का ये अपूर्ण था। ठीक है, तो पूर्ण की बात आए तो आपको दुर्गा प्रसाद खत्री लगाना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, निराला के अपूर्ण उपन्यास कौन से हैं दोस्तों? निराला जी के उपन्यास काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, इनके उपन्यास माने जाते हैं। लेकिन निराला जी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि छायावाद के आधार स्तंभ है दोस्तों, है ना। और इन्होंने प्रथम चंद्रमुक्त रचना जूही की कली इन्होंने लिखी थी, आपको पता होगा। अब निराला के अपूर्ण उपन्यास कौन से आपसे पूछा जाता है, तो काले कारनामे इनका अपूर्ण उपन्यास है, चमेली इनका अपूर्ण उपन्यास है, और इंदुलेखा भी इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा, ये तीनों आपके सही हैं, है ना। यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ये तीनों ही उपन्यास, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा, निराला जी के अपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं, है ना। अच्छे से देख लेना, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, कंसबद्ध किसकी अपूर्ण रचना है? कंसबद्ध, ये 4 में से आपको बताना है, और अपूर्ण रचनाओं के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है राधा कृष्ण दास, है ना। कंसबद्ध के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। और ये राधा कृष्ण दास की कैसी रचना मानी जाती है दोस्तों? अपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ हमने अपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की, और ये अपूर्ण रचनाएं एग्जामों में हमेशा पूछी जाती हैं। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बने रहना है। डाउट्स वाली क्लास भी आपको देखना, डाउट्स वाली क्लास भी होती है दोस्तों, है ना, जिनमें डाउट्स वाले प्रश्न आते हैं। और ये अपूर्ण रचनाओं के संबंध में एक वीडियो आप तक प्रेषित किया, और भी वीडियो आएंगे जो अपूर्ण रचनाओं से संबंधित होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और दोस्तों अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक आप सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो ये कोचिंग ऐप आप डाउनलोड कर लें, और दोस्तों अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं, तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है, और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है,
तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।